Assalamu alaikum, respected viewers and my dear students. Today I am going to discuss the topic of chemistry, class 10th. The topic is the derivation of pH scale. इस टॉपिक के अंदर मैं आपको जो है ना फार्मूला जो है पीएच स्केल का वो ड्राइव करके दिखाऊंगा सिंपलेस्ट वे से। और अगर आपको मेरा ये कोशिश पसंद आई तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना है आपने, ये पक्की शर्त है। और दूसरा ये है कि चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा ताकि इस चैनल पे पहले से की हुई एफ़र्ट या बाद में जो भी वीडियोज़ आएँ तब आपके साथ वो आप तक अच्छे तरीके से पहुँच जाएँ। तो अभी हम वाइट बोर्ड पे चलते हैं और पीएच स्केल को उसका फार्मूला ड्राइव करते हैं एंड आई होप कि आप इसको पसंद करेंगे। डियर स्टूडेंट्स, ये हमारे सामने आज का टॉपिक है पीएच स्केल के बारे में। तो हमें ये सबसे पहले पता होना चाहिए कि पानी हमारे पास अगर टब के अंदर या काफ़ी ज़्यादा मकदार के अंदर पानी मौजूद हो तो उसका पानी का फार्मूला तो हमारे पास होता है जी H2O। और पानी के अंदर ऐसी सलाहियत है कि अगर हमारे पास टब के अंदर बहुत सारा पानी है तो उस पानी में से चंद मालिक्यूल पानी के टूटकर हाइड्रोजन आयन और हाइड्रोक्साइड आयन के अंदर कन्वर्ट हो जाते हैं, लेकिन ये बहुत थोड़ी मिकदार के अंदर। इसको इस तरीके से लिखते हैं, ये हमारे पास हाइड्रोजन आयन्स हो गए और ये हमारे पास हाइड्रोक्साइड आयन हो गए, ये OH माइनस हो गए। इसमें इसकी तादाद बहुत ज़्यादा अगर मालिक्यूल्स हों यानी अगर लाखों के अंदर हों तो इसमें से सिर्फ चंद एक ये टूट जाते हैं और ये आयन्स फॉर्म के अंदर हो जाते हैं। अगर डियर स्टूडेंट्स इसमें से हम पानी के वो टब के अंदर से ये जो फ्यू हाइड्रोजन आयन्स और फ्यू हाइड्रोक्साइड आयन्स जो बनते हैं, अगर हम इनको रिमूव कर दें वहाँ से किसी तरीके से तो पानी के अंदर ये सलाहियत होती है कि मज़ीद कुछ मालिक्यूल्स टूट कर फिर वो दोबारा से कुछ हाइड्रोजन आयन्स और साथ में हाइड्रोक्साइड आयन्स बन जाएंगे। इस प्रोसेस को जो कहते हैं ना वो कहते हैं ऑटो आयोनाइजेशन। ऑटो आयोनाइजेशन का मतलब ये है कि आप बेशक इनको रिमूव करें तो मज़ीद कोई ना कोई मालिक्यूल्स टूट कर हाइड्रोजन आयन्स और हाइड्रोक्साइड आयन्स मस्ट मौजूद होते हैं लिक्विड के अंदर, लेकिन बहुत ही माइनर मिकदार के अंदर। ये सबसे पहले तो नोटिस में करना पड़ेगा। अगर हम इसके लिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो है ना उसकी इक्वेशन लिखना चाहें यानी Kc इज इक्वल टू, तो Kc इज इक्वल टू होता है प्रोडक्ट का मतलब मल्टीप्लाई करना, और ये जो हमारे पास दोनों लिखे हुए हैं ये भी प्रोडक्ट्स ही हैं। तो हम ये करते हैं कि ऊपर न्यूमरेटर में कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट ऑफ प्रोडक्ट्स, ये थोड़ा सेंटेंस समझने की ज़रूरत होगी। एक तो ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, उसके लिए भी वर्ड प्रोडक्ट इस्तेमाल होता है, और दूसरा ये दो चीज़ें जो हैं ये प्रोडक्ट्स के तौर पे बनती हैं केमिकल रिएक्शन में, तो इसलिए इनको प्रोडक्ट्स भी कहते हैं। तो ऊपर ये हो गया कंसंट्रेशन ऑफ जो है ना हाइड्रोजन आयन्स और कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोक्साइड आयन दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो इसको कहते हैं जी प्रोडक्ट्स ऑफ जो है ना, और उसके नीचे हम लिख लेते हैं जी कंसंट्रेशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल यानी H2O इस तरीके से। तो ये तो हमारी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की इक्वेशन हो गई। अब अगर इस वाटर की कंसंट्रेशन को इस साइड पे ले आए, जैसे कि ये मैंने लिख दिया Kc इज इक्वल Kc के साथ इसको इसके साथ लिखते हैं जी H2O, और हमारे पास रह जाता है दूसरी साइड पे हाइड्रोजन आयन्स और उसके साथ मल्टीप्लाई हो रहे हैं OH माइनस आयन्स। तो ये इक्वेशन इस तरीके से बन Kc तो वैसे ही डियर स्टूडेंट्स पहले ही कांस्टेंट होता है, और ये वाटर मॉलिक्यूल्स जो होते हैं ना ये बहुत ज़्यादा मिकदार में होते हैं, यानी लाखों के हिसाब से आप ये समझ लें, उनमें से चंद एक ये बनते हैं। तो अगर दो चार बन भी जाए तो इनको इतना फ़र्क नहीं पड़ता, इनके अंदर इतनी कमी कोई इतनी मेजर है ही नहीं है कि जिसको हम डिस्कस करें, तो हम इसको भी कांस्टेंट वैल्यू ही कंसीडर करते हैं।
तो ऐसी सिचुएशन के अंदर हम इन दोनों को मिलाकर एक नया कांस्टेंट बनाते हैं एंड दैट कांस्टेंट इज कॉल्ड Kw विच इज़ इक्वल टू हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन और मल्टीप्लाइड बाय OH माइनस आयन्स कंसंट्रेशन। और जब इसको वाटर मॉलिक्यूल्स के अंदर इनकी कंसंट्रेशन को मेजर किया गया तो इनकी कंसंट्रेशन थी 10 पावर -14 ये आ जाती है। और ये जो है 10 पावर -14 जो है ना ये कंसंट्रेशन है, यानी आंसर आता है कि किसी भी वाटर के हमारे पास मटेरियल पानी पड़ा हुआ है तो उसके अंदर यानी हाइड्रोजन आयंस और हाइड्रोक्साइड आयंस को अगर मल्टीप्लाई करें तो जो हमारे पास आंसर आता है वो आता है 10 पावर -14। अब लॉजिकल बात है एक सोचने वाली कि पानी जब भी टूटेगा, अगर वाटर मॉलिक्यूल हमारे पास एक है जो टूटता है तो इसके अंदर से हाइड्रोजन आयन भी एक ही निकलता है और हाइड्रोक्साइड आयन भी एक ही निकलता है। तो एक मॉलिक्यूल से एक हाइड्रोजन आयन और एक हाइड्रोक्साइड आयन निकलता है। यानी देखा जाए तो कोई भी वाटर का मॉलिक्यूल अगर टूटेगा तो उसमें से इक्वल नंबर ऑफ हाइड्रोजन आयंस एंड हाइड्रोक्साइड आयंस यानी एक जितने निकलेंगे। ये नहीं हो सकता कि ए हाइड्रोजन आयन ज़्यादा हो जाएं और हाइड्रोक्साइड आयंस कम हो जाएं या वाइस वर्सा कह लें, ऐसा नहीं होता। तो ये हम इसको तो कह लेते हैं जी इक्वेशन नंबर 1। अब हमें पता है कि पानी के अंदर जितने हाइड्रोजन आयंस की कंसंट्रेशन होती है एग्जैक्टली उतने ही हाइड्रोक्साइड आयंस भी होते हैं, क्योंकि वाटर मॉलिक्यूल जब भी टूटते हैं अगर 5 टूटेंगे तो 5 ही हाइड्रोजन आयंस और 5 ही हाइड्रोक्साइड आयंस उसमें से निकलेंगे। तो ये अमाउंट इक्वल होती है, कभी ज़्यादा या कम नहीं हो सकती। तो अगर हम इसको डियर स्टूडेंट इक्वेशन नंबर 2 कह दें और यहाँ से हम OH जो है ना ये माइनस जो है इसकी वैल्यू जो कि H+ है, तो अगर हम इसकी वैल्यू इस जगह पे पुट कर दें बाय पुटिंग वैल्यू ऑफ इसकी जी OH, ये थोड़ा सा इसको लिखने लगे OH माइनस की वैल्यू पुट कर दें फ्रॉम इक्वेशन 2 इन इक्वेशन 1। तो सिंपल सी बात है कि इस इक्वेशन को आप अगर गौर से ज़रा फोकस कर लें, ये वाला जो है तो इसमें H+ मैं सबसे पहले तो ये लिखूंगा जी H+, ठीक हो गया इसकी कंसंट्रेशन। बाकी लिखना तो आगे OH है, लेकिन OH की वैल्यू ये मैंने आपको बताई ये केस के इक्वल है, ये भी है H+ के इक्वल। और इन दोनों का प्रोडक्ट जो है वो तो ऑलरेडी वो जो 10 पावर -14 है हम ये लिख लेते हैं -14 जी। अब इन दो को मल्टीप्लाई करें तो ये आ जाता है H+ और उसके ऊपर होल स्क्वायर आ जाएगा और दूसरी साइड पे 10 पावर -14 आ गया। नाउ बाय टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, dear students we have hydrogen ions equal to 10 पावर, ये जाहिर बात है कि ये स्क्वायर रूट जो है ना ये पावर 1/2 आ जाती है, 2 इस 14 से कट के, तो ये आंसर आ जाएगा -7। तो अगर पानी के अंदर हाइड्रोजन आयंस 10 पावर -7 हो तो हमें पता है कि हाइड्रोजन आयंस की जितनी तादाद हो इतनी ही तादाद एग्जैक्टली हाइड्रोक्साइड आयंस की होगी और वो भी होगी 10 पावर -7 होगी, क्योंकि इधर मैंने बताया कि हाइड्रोजन आयंस और हाइड्रोक्साइड आयंस की तादाद हमेशा सेम रहती है। तो जितनी ये हाइड्रोजन आयंस की है इतनी हाइड्रोक्साइड आयंस की है, यही तो वजह -7 और -7 ये -14 बन रहा था। अब हम चलते हैं कि इसको आगे थोड़ा सा मूव करते हैं, इसको सिर्फ बताना था, इसको मैं रिमूव कर देता हूँ और इसमें अब चलते हैं कि ये आपके सामने जो 10 पावर -7 है इट इज़ अ वेरी लार्ज वैल्यू, बहुत बड़ी है। वैसे मतलब जो है ना इसमें जो 10 की पावर है और वो भी 7 में है -7, तो ये वैल्यू मतलब बड़ी हिसाब से है कि 10 की कुछ पावर है। वैसे तो -7 का मतलब होता है कि
हाइड्रोजन आयंस बहुत ही मामूली मिकदार में, बहुत ही, यानी 10⁻⁻⁷। तो फिर केमिस्ट्री वालों ने सोचा कि भाई ये जो है ना इस तरीके से 10⁻⁷ या 10⁸ उस तरीके से ये इतना इम्पैक्ट नहीं डालेगा। तो उन्होंने इसको मतलब एक तो ये जो है ना सिंपल नंबर्स के अंदर कन्वर्ट करने के लिए, और उन साथ में इसको पॉजिटिव करने के लिए उन्होंने ये किया कि इन्होंने मतलब जो है ना दोनों साइड्स का लॉग लिया। नाउ बाय टेकिंग लॉग बेस 10 ऑन बोथ साइड्स, तो जब इस साइड पे भी हमारा लॉग आ गया, ये लॉग H+ ये वाला, तो दूसरी साइड पे भी आपका ये लॉग ये 10⁻⁻⁷ आ चुके हैं। जब दोनों साइड पे लॉग हमने ले लिया, तो हमें वैसे पता है कि ये जो पावर होती है ये लॉग से पहले आ जाएगी, लेकिन उससे पहले हम दोनों साइड्स को -1 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। -1 से मल्टीप्लाई करने से डियर स्टूडेंट्स ये हमारे पास आ गया -log H+ इज इक्वल टू -log 10⁻⁻⁷। अब ये -log और साथ में ये आ गया आपके सामने H+, और ये माइनस तो ये लगी हुई है, उसके बाद ये जो -7 है इसने भी आना है, और साथ में log आपका ये हो गया जी 10 हो गया। तो यहाँ पर जो कैलकुलेशन में है कि केमिस्ट्री वालों ने ये किया कि जो माइनस और साथ में log है इसको वो कहते हैं स्मॉल p, और ये जो कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयंस है उसको वो H से सिंपल लिख देते हैं, और दूसरी साइड पे +7 हो गया, और चूंकि log 10 की वैल्यू 1 होती है तो 7 1s are 7 हो जाएगा, यानी इसको सिंपल 7 भी लिख सकते हैं। तो अगर वाटर जो हमारे पास पड़ा हुआ है उसके अंदर अगर हाइड्रोजन आयंस की कंसंट्रेशन या उनकी pH वैल्यू जो है वो अगर 7 है, तो अल्टीमेटली P ऑफ OH भी 7 ही होगी, क्योंकि हमें पता है कि हाइड्रोजन आयंस और हाइड्रोक्साइड आयंस की तादाद बिल्कुल सेम होती है, तो अगर pH 7 है तो POH भी 7 होगी। तो ऐसी सिचुएशन में व्हेन एवर यू सी कि अगर किसी सोल्यूशन के अंदर pH की वैल्यू 7 है तो लाजमी POH भी उसकी 7 ही होगी, और सोल्यूशन जो है वो न्यूट्रल कहलाएगा, ना ही वो एसिडिक होगा और ना ही वो बेसिक होगा। तो अगर आप फील करें कि pH की वैल्यू 7 की बजाय 6 हो गई, तो POH जो है ना वो वो 8 हो जाएगा, और अगर pH की वैल्यू 5 हो जाए तो POH की वैल्यू 9 हो जाएगी। लेकिन हर सूरत के अंदर pH और POH को वैल्यूज़ को प्लस करने से आंसर 14 आएगा। जैसे 7 + 7 कितना हो गया जी 14, 6 + 8 कितना हो गया जी 14, 5 + 9 कितना हो गया जी 14। तो ये सारे 14 ही आते हैं, यानी सम ऑफ pH एंड POH इज इक्वल टू 14। तो इससे एक फार्मूला भी इधर मैं लिख देता हूँ, थोड़ा सा ड्राइव नीचे से इधर कर देते हैं कि P ऑफ H प्लस P ऑफ OH इज ऑलवेज इक्वल टू 14। तो एंड पे डियर स्टूडेंट्स मैं इस फार्मूला जो लिखा है इसमें आपको ये बता दूं कि अगर 7 pH की वैल्यू हो तो सॉल्यूशन होता है न्यूट्रल, लेकिन उसके बाद 6 पे और 5 और 4 और 3 और 2 और 1 और 0, दूसरी साइड पे ये 7 के बाद 8, 9, 10, 11, 12 और 13 और 14 तक अगर वैल्यू लिखें, तो अगर किसी सॉल्यूशन की वैल्यू आपको लगे कि उसकी pH 6 है तो आप कह सकते हैं स्लाइटली एसिडिक। अगर pH 5 है तो स्लाइटली नहीं, मतलब थोड़ा सा ज़्यादा एसिडिक। और जो जो आप 7 से दूर होते जाएंगे एसिड पावरफुल होता जाएगा, ताकि जिस एसिड की pH की वैल्यू 0 दैट इज हाईली एसिडिक सॉल्यूशन होता है। तो उसको टच करते हुए ज़रा हमें थोड़ा सा
डरना चाहिए कि वो नुकसानदेह हो सकता है हमारी जल्द के लिए। और इस तरीके से याद रखें कि जूं जूं 7 से 0 की तरफ मूव करते हैं तो सोल्यूशन बिकम्स मोर एंड मोर एसिडिक, बट व्हेन वी मूव फ्रॉम 7 to 14 तो सोल्यूशन आहिस्ता आहिस्ता यहीं से उसकी स्ट्रेंथ बढ़ती जाती है। तो 8 पे लेस बेसिक, इस पे थोड़ा सा ज़्यादा बेसिक, और इस पे और ज़्यादा, और इस पे और, तो 14 वाली जो बेस होगी दैट विल बी कंसिडर्ड एज द स्ट्रॉन्गेस्ट बेस। सो 7 से जूं जूं दूर जाएं राइट वर्ड तो सोल्यूशन बिकम्स हाईली बेसिक, और अगर 7 से लेफ्ट साइड पे आ जाए तो सोल्यूशन बिकम्स हाईली एसिडिक। तो ये मैंने आपके सामने कंसंट्रेशन लिखी थी पीएच की, और अगर पीओएच की कंसंट्रेशन लिखे तो वो उल्टी चलेगी, यानी 14, फिर 13, फिर 12, फिर 11, फिर 10, फिर 9, फिर 8 और 7 इधर, और फिर उसके बाद 6, 5, 4, 3, 2, 1 और 0, इस तरीके से चलेगा। तो जिस सोल्यूशन की pH 0 हो उसकी POH मस्ट 14 होगी, क्योंकि इन दोनों को प्लस करके आंसर आना चाहिए 14। जिस सोल्यूशन की pH वैल्यू 1 हो उसकी POH वैल्यू जो है वो 13 होगी, ताकि प्लस करके आंसर आए 1। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि अगर कोई हाईली स्ट्रांग एसिड की बात करेंगे तो अगर pH की बात करें तो उसकी वैल्यू 0 होगी, और अगर POH की बात करें तो उसकी वैल्यू 14 भी हो। हालांकि OH बेसिक को बताता है, लेकिन इसकी हाई वैल्यू जो है ना ये रिकमेंड करेगी कि ये हाईली एसिडिक सोल्यूशन है। सिमिलरली pH 14 मतलब हाईली बेसिक, लेकिन अगर 0 कंसंट्रेशन हो POH की तो उसको भी हाईली बेसिक कहते हैं। तो इस तरीके से डियर स्टूडेंट्स, आई होप कि आपको इस टॉपिक की क्लियरेंस हो जाएगी, और एटलीस्ट आपको इसकी डेरिवेशन में कोई मसला नहीं रहेगा। एंड आई होप कि आप इसको लाइक भी करेंगे, और अगर आप इस तरीके से समझ कर तो अपनी बुक से इसको अपना प्रिपेयर करने की कोशिश करेंगे तो इंशाल्लाह ये टॉपिक कभी भी आपके लिए मुश्किल नहीं करेगा। और लास्ट पे ये है कि अगर मेरी एफर्ट पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब भी करें, लाइक भी वीडियो को करें, कमेंट्स भी को अच्छे से पास कर दें, और दूसरा ये है कि शेयर करें दूसरों को, ताकि आप के साथ साथ दूसरे स्टूडेंट्स भी बेनिफिट ले सकें। तो अब मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज़।